स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड सिर्फ एक तरतीब के साथ 1 बाय 1 जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। ये चेन एक फ्लैट चेन होती है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें ऐसा नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड जो हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। मतलब अमाइनो एसिड्स लाइक फ़र्ज़ करें मैं यहाँ थोड़ा बना रहा हूँ, 1 अमाइनो एसिड, 2nd अमाइनो एसिड, 3rd अमाइनो एसिड, 4th अमाइनो एसिड, 5th अमाइनो एसिड। अब देख रहे हैं ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ जुड़ा है, दूसरा तीसरे के साथ। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड जो हैं वो बजाय कि ऐसे सीधी लंबी चेन बनाने के, वो साथ साथ इस तरह जो है वो ट्विस्ट होते जाते हैं। मतलब वो बजाय ऐसे सीधा रहने के, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड जो हैं वो इस तरीके से कॉइल होते जाते हैं, इस तरीके से, यानी कि घूमते जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक अमाइनो एसिड, ज़रा डायग्राम थोड़ा नहीं सही बन रही, ठीक है। अब दूसरा फिर अमाइनो एसिड आएगा, वो भी इस तरीके से सर्कल करेगा, ठीक है। और फिर एक और अमाइनो एसिड आएगा, वो एक और इस तरीके से, तो ये सर्कल बनता जाएगा। इस सर्कुलर फॉर्म की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेलिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, एक साइकिल बनाऊँ, तो इस तरीके से आपको जो है वो हेलिक जो है वो नज़र आएगा। मतलब एक हेलिक के अंदर आपको 4 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इस तरीके से, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है। सिमिलरली अगेन यहाँ एक और अमाइनो एसिड, फिर यहाँ अमाइनो एसिड, फिर यहाँ एक अमाइनो एसिड, ठीक है, फिर यहाँ, और अगेन ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो आप ज़रा अगर देखें जो कि ये एक मैंने हेलिक बना दिया, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं ये अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखें एक स्ट्रेट चेन जो अगर स्ट्रक्चर हो तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बजाय के सीधी जंजीर बनाने के, एक चेन बनाने के, वो अपने जो है थोड़ी सी उनका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट होने की वजह से वो इस तरीके से कर्ल होते जाएँ और एक स्पायरल फैशन में जो है वो अरेंज हों, तो हम इसको बोलते हैं, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। जी, अल्फ़ा हेलिक्स। तो अब ये अल्फ़ा हेलिक्स जो है ना, ये थोड़ा पेचीदा सा लग रहा है, लेकिन इसको ना आपने बहुत आसान समझना है। मतलब इसको ये मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ गौर करना है। कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाई इज़ देयर नीड ऑफ अमाइनो एसिड्स टू कर लाइक हेलिकल फैशन, क्या ज़रूरत है, स्ट्रेट चेन तो बन रही है, अमाइनो एसिड 1 बाय 1 अरेंज हो रहे हैं, तो ये हेलिकल फॉर्म में जो है वो अमाइनो एसिड्स क्यों हो रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब पता है क्या है स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अमाइनो एसिड जो हैं वो 20 डिफरेंट टाइप्स के हैं, 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की। और ये जो 20 टाइप्स है ना अमाइनो एसिड, हर अमाइनो एसिड के पास 3 चीज़ें कॉमन है। वो कौन कौन सी? ये अल्फ़ा कार्बन है। ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल साथ लगा होता है वो अल्फ़ा कार्बन, यानी ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये लगा हुआ अल्फ़ा कार्बन है। तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब एक अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और तीसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये हर अमाइनो एसिड में कॉमन चीज़ है, यानी 20 डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें आपको ये 3 चीज़ें हर अमाइनो एसिड में लाजम तौर पर मिलेंगी। चौथी जो चीज़ है वो यहाँ एक आर ग्रुप है, ठीक है। ये आर ग्रुप जो है, और कोई भी अमाइनो एसिड सिर्फ इसी आर ग्रुप में फ़र्क की वजह से ही दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है, और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आर की जगह हाइड्रोजन होगा तो हम इसको ग्लाइसिन बोलेंगे, और अगर आर की जगह CH3 ग्रुप लगा होगा तो उसको एलानिन अमाइनो एसिड जो है वो बोलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि अभी इस लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, आपको 20 अमाइनो एसिड्स के नाम तो याद नहीं है, ठीक है, और ना ही उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले या मॉलिक्यूलर फार्मूले आप लोगों को याद हैं, और आपने याद भी नहीं रखने। लेकिन मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। स्टूडेंट्स के माइंड में बड़े क्वेश्चन आते हैं इस हवाले से कि सर ये मतलब एक स्ट्रेट चेन है तो क्यों अमाइनो एसिड कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि जिनके आर ग्रुप्स की वजह से ना, यानी उनके जो आर ग्रुप्स हैं वो उनकी जो कह लें उनके आर ग्रुप्स ही कुछ इस नौइयत के हैं कि वो अमाइनो एसिड जहाँ भी होंगे तो वो रोटेशन करेंगे, यानी वो हेलिकल फॉर्म में अरेंजमेंट शो करेंगे। और वो अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो उनमें सर-ए-फ़हरिस्त नंबर 1 पे जो है वो एलानिन है जी, नंबर 2 पे है ग्लूटामिक एसिड, नंबर 3 पे है जो है हिस्टिडीन, नंबर 4 पे है मेथायोनिन, एंड नंबर 5 पे जो है
वो है ल्यूसीन। जी, अब ये जो 5 अमाइनो एसिड जो मैंने ये बनाए हैं, ये 5 अमाइनो एसिड जो है ना, ये कह लें, ये आप कह लें हेलिक्स फॉर्मर अमाइनो एसिड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हेलिक्स फॉर्मर अमाइनो एसिड्स हैं। यानी ये अमाइनो एसिड जो हैं जहाँ भी होंगे, हेलिक्स फॉर्मर अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड जहाँ भी होंगे तो ये जो है वो स्ट्रेट जो पॉलीपेप्टाइड है उसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे, उसको हेलिक फॉर्म में अरेंज करेंगे, क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है। तो यही वजह है कि जब किसी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड ये वाले ज़्यादातर अरेंज हों, यानी 1 by 1 फ़र्ज़ करें, यहाँ एलानिन है तो दूसरी तरफ ग्लूटामिक एसिड आ गया, फिर हिस्टीडीन आ गया, मतलब यही इन 5 अमाइनो एसिड में अगर मोस्टली अमाइनो एसिड जो हैं वो अरेंज होंगे इन पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन में, तो जो है वो स्ट्रेट चेन जो है यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो ट्विस्ट होगा, वो ऐसे मुड़ेगा, गोल गोल स्प्रिंग की तरह घूमेगा। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में मैंने पहले मिसाल अल्फा हेलिक्स की ली जो मैंने यहाँ बताया, ठीक है। और याद रखें एक चीज़ और, अल्फा हेलिक्स में एक अमाइनो एसिड, हर चौथा अमाइनो एसिड पहले अमाइनो एसिड के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमाइनो एसिड में जो है वो ट्विस्टिंग और इस तरीके से हेलिक फैशन में अरेंजमेंट होती है। और बुक में लिखा हुआ है 3.6 अमाइनो एसिड एक टर्न में होते हैं, 6 अमाइनो एसिड इन वन टर्न। इस बात की वजाहत कर दूं, मैंने तो बोला कि पहला चौथे के साथ, चौथा आगे फिर 8वें के साथ या 7वें के साथ, यानी ये अरेंजमेंट होगी। लेकिन यहाँ मैं बुक में 3.6 अमाइनो एसिड या 3.8 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो 3.6 या 3.8 है ना, ये ऑन एवरेज है। मतलब आप एक 10 टर्न्स आप गिनते हैं, 10 टर्न्स हैं, और उसमें जब आप देखते हैं कि 10 टर्न्स में 40 अमाइनो एसिड होने चाहिए, लेकिन अगर वो 40 नहीं होते, आप जब गिनते हैं अमाइनो एसिड्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह गिनते जाते हैं, और आप कहते हैं कि जी इन 10 टर्न्स, एक टर्न में तो 4 हैं, दूसरी में 4 हैं, इस तरीके। लेकिन जब आप 10 इकट्ठी टर्न्स को गिनते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड बजाय के जो है वो पूरे एग्जैक्ट 40 होने के, ठीक है, वो बनते हैं 36 बनते हैं, या 38 यानी 36 या 38 बनते हैं। तो फिर हमारे पास हम कहते हैं कि ऑन एवरेज एक टर्न के अंदर जो है वो हमारे पास 3.6 जो है वो अमाइनो एसिड्स आते हैं। हालांकि हाफ अमाइनो एसिड तो होता ही नहीं है, ठीक है, मैं ये बात समझ रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है। दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। वो बुक में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, आपके जो लेवल पे उसकी वजाहत नहीं है। और बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, मैं सिर्फ आपको वजाहत थोड़ी सी कर देता हूँ, और वो ये है कि फ़र्ज़ करें ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड की तरतीब है, 1 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3rd 4th, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर ये हेलिक फॉर्म में आ जाए तो बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये ऐसे सीधा ही रहे और ये अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड आपस में ऐसे ट्विस्ट हो जाए, फिर इधर से ट्विस्ट हो जाए और इस तरीके से एक शीट बन जाए, यानी 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड्स की इस तरीके से आपस में ही बैक ट्विस्टिंग की वजह से, यानी एक इधर को ट्विस्ट होगी, दूसरी इधर को, और फिर इस तरह बैक ट्विस्टिंग की वजह से ये जो एक प्लेन शीट फ्लैट बनेगी, इस शीट को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक अनदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, कन्फर्मेशन है प्रोटीन की। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा शीट्स या बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम बारी है टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन की तीसरी जो है स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है या कन्फर्मेशन है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ना ये कब बनता है, जब एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जब मैनी अमाइनो एसिड्स लिंक होते हैं तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। जब एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो बेंड्स एंड फोल्ड करती है, बेंड एंड फोल्ड शो करती है ऑन इट्स ऑन, यानी अपने ही इटसेल्फ वो बेंड भी होती है और उसकी फोल्डिंग भी जो होती है एक पॉलीपेप्टाइड की। तो इसको हम बोलते हैं ये प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है,
ठीक है। एक टर्शरी स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि सिर्फ ये ना सोचेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिफरेंट एक अलग सा स्ट्रक्चर है, नहीं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो इस तरीके से आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट यानी कि एक फ्लैट अमाइनो एसिड की तरतीब है एक चेन की सूरत में, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और मैंने बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो है वो ऐसे हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। सो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मोर प्रिसाइजली अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो है स्ट्रक्चर है। अब ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, फिर इसमें कहीं जाके हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पास इस तरीके से हेलिक्स आ गए, ठीक है, और फिर हमारे पास ऐसे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आ गया। यानी ये स्ट्रेट चेन का मतलब है अमाइनो एसिड की सीधी तरतीब, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है, तो ये आ गया। और उसके बाद फिर जाके हमारे पास इस तरह हेलिकल फॉर्म आ गया। अब ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है जो इस सिरे से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से, मैं यहाँ इसको एरो करता हूँ, और इस पॉइंट तक ये एंड हो रही है। यानी इस पॉइंट से ये शुरू हुई और ये इस पॉइंट तक एंड हो रही है। ये हमारे पास एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि पॉलीपेप्टाइड जो है, जो ऑलरेडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें मौजूद हैं, उस पॉलीपेप्टाइड में होता क्या है कि ये पॉलीपेप्टाइड खुद ही आपस में जो है वो एंटेंगल्ड हो जाती है। इसमें खुद ही आपस में ही कई जगहों पे बैंड्स आ जाते हैं, कई जगहों पे फोल्ड्स आ जाते हैं, और ये प्रोटीन की एक ग्लोबुलर थ्री डायमेंशनल, ठीक है, थ्री डायमेंशनल हमारे पास एक कन्फर्मेशन आ जाती है, प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर आ जाती है जो थ्री डायमेंशनल है। यानी ये प्रोटीन जो है ये आपने ऐसी हालत में नहीं ये एग्जिस्ट कर सकती, ठीक है। ये प्रोटीन आपस में ही कहीं ना कहीं डिफरेंट पॉइंट्स पर ये उलझ जाएगी, इसमें ट्विस्ट्स आ जाएंगे, इसमें फोल्ड्स आ जाएंगे, और एक स्टेबल, ठीक है, दिस इज नॉट स्टेबल, ये कहीं से भी मुड़ सकती है, ट्विस्ट हो सकती है, लेकिन व्हेन ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग हैपन्स, जब ये हो जाएगी तो उसके बाद एक स्टेबल हमें जो है वो कन्फर्मेशन जो है वो प्रोटीन की हासिल हो जाएगी। अब इस कन्फर्मेशन को, इस शेप को, इस स्ट्रक्चर को हम जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बोलेंगे। अब आप अगर ज़रा गौर करें, एक टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है कि जब ये सारी पॉलीपेप्टाइड खुद ही आपस में एंटेंगल्ड होकर, ट्विस्ट होकर, फोल्ड होकर एक स्टेबल कॉन्फर्मेशन जो है वो हमें देगी, तो हम इसको फिर सिर्फ प्राइमरी या सिर्फ सेकेंडरी नहीं बल्कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो बोलेंगे। अब यहाँ आप लोगों को जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर के हवाले से ये बताता चलूँ कि टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनली, ठीक है। मैनी एंजाइम जो हैं, ठीक है, एंजाइम्स जो हैं ये टर्शरी स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम, और इनका बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में एज ए बायो कैटलिस्ट जो है वो बहुत बड़ा किरदार होता है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है ये अगर हम देखें तो ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। अब हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। इसका काम है ऑक्सीजन कैरी करना, पूरी बॉडी के सेल्स में, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को लेकर जाना। और ये जो हीमोग्लोबिन जो है इसमें हमने पढ़ा है कि ये जो, क्योंकि ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी पढ़ाया, तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन हमें पता है कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड्स कंटेन करती है। पॉलीपेप्टाइड्स 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इनमें से 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और 2 जो है वो बीटा चेन्स हैं, ठीक है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। तो स्टूडेंट्स ये बात बड़ी गौर से आपने समझनी है कि हीमोग्लोबिन जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड्स है। वेरएज अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ही पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो इटसेल्फ अगर बेंड करे, फोल्ड करे, उसमें ट्विस्टिंग हो, बेंडिंग हो, फोल्डिंग हो, तो वो एक ग्लोबुलर 3 डायमेंशनल स्टेबल कन्फर्मेशन जो है वो अडॉप्ट करती है, तो उसे हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें एक पॉलीपेप्टाइड नहीं होती। टर्शरी में तो एक पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होंगी, एटलीस्ट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी या 2 से ज़्यादा होंगी। तो जैसे कि इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन वी हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, फ़र्ज़ करें ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, ठीक है, ये अल्फ़ा चेन है, मैं इधर लिख देता हूँ, और इसके साथ ये एक और अल्फ़ा, एक बीटा चेन बना देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये बीटा चेन थोड़ी जो है वो लंबी है, ठीक है। तो अब ये चेन्स है ना, ये अल्फ़ा चेन, ये
एक अपना टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगी आपस में ट्विस्टिंग करके। सो मैं ये एक रैंडम ट्विस्टिंग जो है वो शो कर रहा हूँ। सिमिलरली बीटा चेन अपनी ट्विस्टिंग जो है वो शो करेगी इस तरीके से, ये बीटा चेन में ट्विस्टिंग हो रही है। अब मुझे पता है हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन्स हैं, तो इस तरीके से एक और चेन मैं बना लेता हूँ अल्फा चेन, ये उसकी ट्विस्टिंग हुई है। इसी तरीके से ये एक और बीटा चेन जो है वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये 2 बीटा चेन्स हैं और 2 अल्फ़ा, ये बीटा है, ये भी बीटा, और ये ऊपर वाली अल्फ़ा और अल्फ़ा। अब ये चारों चेन्स जो है ना, यानी ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा टर्शरी, यानी ये चारों जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं ना, इनके अपने अपने टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन कुछ ख़ास आर ग्रुप्स की वजह से ये आपस में मिल जाती हैं, आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और एक कॉम्पैक्ट जो है वो पैकेट, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हमारे पास मोर देन 1 जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो आपस में मिल बांट के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास हो गया प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। आगे स्टूडेंट्स आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो बतानी है कि प्रोटीन्स के हमने पढ़ा है कि सिर्फ प्रोटीन्स के अंदर हमने देखा है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड की आपस में जो लिंकेज होता है ना, उनकी जुड़ना जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्या इसके सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही है जिसकी वजह से प्रोटीन्स के इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं? तो जवाब है नहीं। इसके अलावा दूसरी एजेंसीज भी हैं, दूसरे लिंकेजेस भी हैं, इंटरेक्शंस हैं जो प्रोटीन्स के ये 4 जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के ज़िम्मेदार हैं। और वो कौन कौन से हैं? उनमें जो नंबर 1 पे हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नंबर 2 एक और हम पढ़ चुके हैं डाई सल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये भी एक तरह की डाइसल्फाइड लिंकेज भी कोवेलेंट लिंकेज है जिसमें 2 सल्फर मॉलिक्यूल्स आपस में कोवेलेंटली बाउंड होते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास आयोनिक इंटरैक्शन है, आयोनिक इंटरैक्शन, ठीक है। आयनिक इंटरैक्शन का मतलब है कि 2 अमाइनो एसिड जिनके आर ग्रुप्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, सो ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से 2 अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में लिंक्ड हो जाते हैं और इस तरह की इंटरैक्शन को आयनिक इंटरैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बोलते हैं। इसको साल्ट ब्रिजेस फॉर्मेशन भी बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बनना, ठीक है। नंबर 4 पे हम अगर देखें तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लास्ट पे हाइड्रोफिलिक जी। तो आप देखें ये जो इंटरेक्शंस हैं ये इसके अलावा जो है यानी पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा ये इंटरेक्शंस प्रोटीन्स में होते हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मतलब इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो 4 डिफरेंट कन्फर्मेशन जो है वो हमारे पास आती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक छोटी सी एक और मिसाल लें और ये बात की वजाहत इस तरीके से हो सकती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अल्फा हेलिक्स में होती है, ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस, मैंने इंसुलिन की मिसाल दी कि 2 सिस्टीन जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से वो आपस में अटैच हो जाते हैं। आयनिक इंटरेक्शंस मैंने बताया जो ऐसे अमाइनो एसिड जिनके आर ग्रुप्स पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हैं तो उनमें आयनिक इंटरेक्शंस भी हो जाएगी। फिर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाइड्रोफोबिक, अब कुछ अमाइनो एसिड जो है ना अपने आर ग्रुप्स की वजह से वाटर लविंग होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड अपने आर ग्रुप्स की वजह से वाटर रिपेलेंट होते हैं, यानी वाटर से हेट करने वाले होते हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये 2 टर्म्स इस ज़मरे में जो है वो यूज़ की जाती है। तो अगर मैं यहाँ फ़र्ज़ करें एक ये मैं यहाँ एक बनाता हूँ, ये फ़र्ज़ करें मेरे पास एक छोटा सा ये एक पॉलीपेप्टाइड है जिसका एक पार्ट मैंने ब्लैक से शो किया और एक को ग्रीन के साथ शो किया। अब मैं इस पॉलीपेप्टाइड को, जिसकी ये मुझे एक पता है कि ये एक चेन है, स्ट्रेट है, जैसे भी ये मेरे पास पॉलीपेप्टाइड है, मैं अगर इसको एक्वस मीडियम में डालता हूँ तो मेरे पास ये शेप नहीं रहती बल्कि प्रोटीन जो है वो इस तरीके से जो है वो सामने आती है मेरे जी ऐसे। तो अगर आप देखें तो ब्लैक पार्ट जो है ये वाटर की, क्योंकि ये एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वाटर होता है, एक्वस मीडियम में तो वाटर तो होगा ही, तो ये ब्लैक वाला पार्ट जो है वो वाटर को फेस कर रहा है, जबकि जो अंदर वाला ग्रीन पार्ट है ये वाटर से अवे है, यानी ये अपने आप को वाटर से छुपा रहा है। तो इसका मतलब है जो वाटर के को फेस कर रहा है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट वाला अमाइनो एसिड्स वाला पार्ट है प्रोटीन का, और जो वाटर को फेस नहीं कर रहा बल्कि छुप रहा है इनसाइड दिस मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कंटेन करने वाला प्रोटीन का पार्ट है। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन की जो शेप्स हैं उनमें एडजस्टमेंट आती हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास प्रोटीन का कंप्लीट ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा।
and thank you for watching my videos, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.